Hello everyone, myself CA Vishal Jain. I already uploaded the videos regarding basics of Companies Act, features of company and the topic corporate will and lifting of corporate will on my channel. अगर आप उनमें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप एंड प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एक्सेट्रा। बट मेनली कंपनी मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है। वो होती है पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी। बाकी जो भी डिवीजन है, जिस अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो इसी के सब वेरिएंट है। बट फर्स्ट, आपको अगर किसी कंपनी को बनाना है तो आपको चूज करना पड़ता है कि आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, प्राइवेट बनानी है कि ओपीसी बनानी है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। फिर फर्स्ट जो डिवीजन है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब हमने पहले देखा है कि जो कंपनी होती है वो 3 तरीके से डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। वो होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और थर्ड होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब इसके अंदर लिमिटेड जो लायबिलिटी है वो होती है शेयर्स एंड गारंटी के रूप में। जो कई 2 कंपनी है उनके अंदर जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। हम एक करके ये देखते हैं। फर्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स MOA to the amount on the share held by them, it is known as a company limited by shares. For example, मैंने कोई शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा 10 रुपीज़ का एंड उसमें मैंने पेमेंट कर दिया 4 रुपीज़। अब कंपनी मुझसे उस शेयर्स के रिगार्डिंग सिर्फ 6 रुपीज़ मैक्सिमम मांग सकती है। अगर कोई कंपनी से 1000 रुपीज़ भी मांगता है कि कोई क्रिएटर आ गया, वो बोले कि मुझे 1000 रुपीज़ दो एंड मेरा शेयर उसके अंदर आ रहा है मान लीजिए 100 रुपये, बट मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट अनपेड है सिर्फ मेरी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही रहेगी। भले ही कोई कंपनी को आके बोले कि मुझे लाख रुपए दो, करोड़ रुपए दो, अगर उनको देना बनता भी है, लेकिन मैं सिर्फ 6 रुपये दूंगा और मैं फ्री हूँ। मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, कोई मेरे से रुपया नहीं मांग सकता। रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी। फिर सेकेंड पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। When the liability of member of company is limited by its MOA to the amount as member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up, is known as a company limited by guarantee. इस पॉइंट में आपने कुछ स्पेशल देखा कि रुपए कब मांग सकता है। वो मांग सकता है ओनली एट द केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप से पहले कभी भी रुपए नहीं मांग सकते। तो क्या है इसका मतलब कि जब लायबिलिटी ऑफ मेंबर किसी कंपनी के अंदर जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी उसने उसके MOA ने रेस्ट्रिक्ट कर रखी है कि जो मेंबर ने बोल रखा है, जो गारंटी दी है कि एट द टाइम ऑफ वाउंड अप वो उसके असेट में लगाएगा, सिर्फ उतना ही रुपए मांग सकते हैं। इस केस में भी ऊपर वाले के जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसी की तरह होता है कि अगर कोई लाख रुपए मांगने आता है, करोड़ रुपए मांगने आता है, पर मैंने उसको बोल रखा है कि मैं सिर्फ 50 रुपये ही दूंगा, तो मैंने 50 रुपये दिए एंड मैं फ्री हो जाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं कंपनी कैसे भी चुकाए, उन्हें कैसे भी रुपए दे, मैं फ्री हो जाऊंगा और मुझसे किसी को भी रिकवरी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी। Section 292 of Companies Act 2013 denotes unlimited type of company as a company not having any limit on the liability of its member. In such a company, a liability of member ceases when he ceases to be a member. For example, ये मान लीजिए कि इन लास्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर लाख रुपए मांगने हैं एंड मेरी जो कंपनी है उसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, मेरे को मिला के 10 मेंबर्स हैं, तो पर हेड 10,000 रुपीज़ आता है एंड मेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी
वही है कि कंपनी को जो सामना चुकाना है उसका जो शेयर होगा मेंबर्स के बीच में, उसमें मेरा जो पार्ट है वो मेरी लायबिलिटी है। बट सपोज उसमें से अगर एक मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो 1 रुपये भी नहीं दे सकता, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि मैं उसका भी शेयर दूँ। मैंने अपना शेयर दिया, मैं फ्री हूँ। ये अनलिमिटेड है बट रेस्ट्रिक्ट करता है अप टू द अमाउंट जो मुझे कंपनी को देना है। इसमें यह बोला जाता है कि जो मेंबर की लायबिलिटी होती है, जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो टुवर्ड कंपनी होती है, वो टुवर्ड थर्ड पर्सन नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, अब इसके बेसिकली मेंबर्स में ये 2 तरीके से डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है प्राइवेट, सेकंड पब्लिक। प्राइवेट में 3 तरीके के अलग अलग डिविजन्स होते हैं। एक होता है ओपीसी, एक होता है स्मॉल कंपनी और एक होता है अदर प्राइवेट कंपनी। ओपीसी में क्या होता है, बेसिकली ये होता है 1 पर्सन कंपनी। तो अगर आप नाम से सुन चुके हो तो इसमें एक अकेला बंदा ही होता है जो घर में रहता है। मतलब किसी कंपनी में एक अकेला पर्सन ही होता है जो पूरी कंपनी का मेंबर होता है। वो एक तरह से कंपनी का ओनर होता है। बट यहाँ पे भी कंपनी और जो पर्सन है उन दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है। भले ही सारी की सारी शेयर कैपिटल एक ही पर्सन के पास है, फिर भी वो अलग अलग होते हैं। सेकंड होती है स्मॉल कंपनी। आप ये मान सकते हैं कि जिसमें सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ रहता है, उसे बोलेंगे हम स्मॉल कंपनी। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये छोटी सी एक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है बट एक छोटी कंपनी होती है। और बाकी अदर कंपनी फॉर एग्जांपल, ये भी एक तरह से छोटी कंपनी है बट इसमें थोड़े से मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, इसमें जो कैपिटल है वो ज़्यादा रहती है, या इसके अंदर जो टर्नओवर होता है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए उसे स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलता। और एक पब्लिक कंपनी, ये आप मान सकते हैं कि बिल्कुल जॉइंट फैमिली है। पहले हम देखेंगे 1 पर्सन कंपनी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है 1 पर्सन कंपनी के बारे में, जो बोलता है कि ए कंपनी इन विच ओनली 1 पर्सन इज ए मेंबर, जिस कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है। अब एक ही पर्सन मेंबर है, यहाँ पे मिनिमम जो लिमिट है वो भी 1 पर्सन है, एंड जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो भी 1 है। फिर फीचर्स ऑफ ओपीसी, पर्सन इनकॉर्पोरेटिंग एन ओपीसी मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। ये क्या क्रिएट कर रहा है, वो पर्सन नेचुरल होना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन होना चाहिए जिसका जन्म हुआ है। एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, ये सब कंपनी को क्रिएट नहीं कर सकती। वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब जो पिछला साल है उसमें वो कैसे भी करके 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए, तभी वो ओपीसी क्रिएट कर जाएगा। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये इंडिया का है कि नहीं है। ये अगर रुपए लेके भग भी गया, चला भी गया, तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज वो एक अकेला पर्सन है। वो अगर इंडिया से बाहर चला गया तो हम बाकी किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। फिर ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। मिनिमम पेड अप कैपिटल, इसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आप 1 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 1 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर नाइदर माइनर कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी नॉर ही कैन बिकम नॉमिनी ऑफ एनी ओपीसी। मीन्स हमने पढ़ा था ऊपर कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। बाहर का कोई ब्रिटिश गोरा आके इंडिया के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो एक बच्चा होता है, माइनर होता है, 18 ईयर्स से कम का, माइनर की जो इसमें एज लिमिट है वो 18 ईयर्स मानी गई है। तो माइनर जो होता है वो जो 18 साल से नीचे का होता है वो एक ओपीसी क्रिएट नहीं कर सकता, ना ही वो किसी ओपीसी के अंदर नॉमिनी बन सकता है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो कंपनी है ये एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती। एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंपनी, जिसका काम ही जो मेन पर्पस होता है वो बैंक की तरह होता है। वो लोगों को लोन लेते हैं। तो ओपीसी जो होता है वो ये काम नहीं कर सकता।
बिकॉज इस काम के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, एंड अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मानी जाएगी। फिर MOA of the company should also include the name of a nominee who is in case of death incompetent of original member become member of such company। अब जो MOA होता है वो बता देता है कि इस घर के अंदर जो पर्सन है अगर वो पागल हो जाता है या वो मर जाता है तो कोई दूसरा पर्सन आके उस घर में रह सकता है। समझिए कि कंपनी के अंदर भी ऐसा ही होता है, एक ही पर्सन उस कंपनी में रह रहा है। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि एक घर है उसके अंदर एक ही पर्सन रह रहा है। आप ये समझिए ना कि अगर आप अकेले घर में रह रहे हैं, आपके पड़ोसी में एक परिवार रहता है जिसमें 7 जन है। आपने क्या करा कि उसमें से एक पर्सन को नॉमिनी बना लिया अपना, एंड इन केस अगर आप बीमार हो जाते हो, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो आपका घर हो गया खाली। तो इन दिस केस आप उस पर्सन को बोल देते हो कि आप मेरे घर पे आके सो जाया करो, रात को आप सो जाया करो। तो एक तरह से वो यहाँ पे आके सो रहा है, वो यहाँ पे आके संभाल रहा है। तो ये कंपनी में भी इसी प्रकार से होता है कि अगर आप मर जाते हैं या इनकॉम्पिटेंट होते हैं, मतलब हॉस्पिटलाइज होते हैं या कुछ भी तरीके से आप कंपनी चलाने की हालत में नहीं होते, तब जो आपका नॉमिनी है वो ओरिजिनल बन जाएगा, वो ओरिजिनल मेंबर बन जाएगा। फिर द नॉमिनी मस्ट ऑल्सो बी द इंडियन सिटीजन एज वेल एज रेसिडेंट एंड मस्ट गिव ए रिटन कंसेंट टू द नॉमिनी फॉर सच OPC। जो नॉमिनी होता है उसको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और उसे रेसिडेंट भी होना जरूरी है, एंड उसे एक रिटर्न में कंसेंट देना होता है कि मैं इस कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए रेडी हूँ। ये इसलिए बोला जाता है ताकि वो किसी और कंपनी के अंदर नॉमिनी नहीं बन सके। सपोज हमने जो पहला एग्जांपल लिया था कि आपने पड़ोसी को नॉमिनी बनाया, अब ये समझिए वो किसी अगर और कंपनी का भी नॉमिनी बनता है और सपोज दोनों की कंपनी में एक साथ रिक्वायरमेंट आती है कि दोनों को एक साथ हॉस्पिटलाइज कर दिया, दोनों ने एक साथ खाना खाया था, दोनों एक साथ बीमार हो गए, दोनों को एक ही साथ ही हॉस्पिटलाइज कर दिया, दोनों अलग अलग घर में रहते थे, तो नॉमिनी दोनों में से किसके घर जाएगा? अगर एक के घर जाएगा तो दूसरा घर है वो खाली हो जाएगा। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो एक नॉमिनी है वो एक ही कंपनी के अंदर नॉमिनी बन सकता है, वो किसी और कंपनी के अंदर नॉमिनी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। और नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC और बी नॉमिनी ऑफ सच कंपनी, कि कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा OPC क्रिएट नहीं कर सकता और एक से ज़्यादा कंपनी के अंदर नॉमिनी नहीं बन सकता। फिर जो नॉमिनी का नाम है, हम जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, प्लस उसके लिखी हुई रिटर्न कंसेंट कि मैं नॉमिनी बनने के लिए रेडी हूँ, वो दोनों चीज़ें हमें ROC में फाइल करनी होती है। फिर नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस to sole member. In such a case, the sole member shall give another nomination in the same manner within 30 days of withdrawal। अब हमने जैसे नॉमिनी बनाया था, हमारी उससे किसी बात पे लड़ाई हो गई, हमारी अब बनती नहीं है, तो वो मेरे घर का संभालने का रेडी क्यों होगा? तो उसने मना कर दिया कि मैं अब आपकी कंपनी का नॉमिनी नहीं बनूंगा। तो वो जब भी चाहे तब अपने जो कंसेंट है उसे विड्रॉ कर सकता है। और इस केस के अंदर जो जो ओरिजिनल मेंबर है, सिंगल मेंबर है, उसे 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज उसे किसी और का नाम देना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर वही चलेगा जो पहले नॉमिनेशन में दिया गया था। अगर किसी भी रीजन से, मतलब अगर जो ओरिजिनल मेंबर है वो मर जाता है या वो पागल हो जाता है या इडियट बन जाता है, लूनेटिक हो जाता है, तो इस केस के अंदर जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा और उसे जरूरत है, उसे बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है किसी और को अपनी जगह पर नॉमिनी। और OPC cannot get itself converted into any other company until 2 years of incorporation is completed। अगर आपने एक OPC क्रिएट करी है तो आप उसे 2 साल तक किसी भी प्रकार की दूसरी कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 मेंबर हो, आप किसी और को अपने अगर कंपनी में लेना चाहते हो तब भी आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। अब ये बेसिकली नॉमिनी का इतना चक्कर क्यों है, समझिए कि अगर आपकी कंपनी है उसमें आप अकेले मेंबर हो, बट खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है,
आपके ऊपर से ट्रेन निकल जाती है या आप जिस प्लेन में वो क्रैश हो जाता है, तो आपके जाने के बाद कंपनी तो डायरेक्टर चलाएंगे बट उसका ओनर कौन रहेगा? तो इस केस के अंदर प्राइवेट कंपनी में ही नेसेसरी नहीं है, बिकॉज अगर आप भी चल जाते हो तो एक और पार्टनर, एक और जो मेंबर है वो तो रहेगा ही रहेगा मिनिमम। इसलिए ये बोला जाता है कि आप इसमें एक और नॉमिनी दे दीजिए जो अगर आप मर जाते तो उसके बाद में वो कंपनी को संभाल सके। फिर मैंडेटरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, जो ओपीसी है उसका मैंडेटरी कन्वर्जन कब होता है? उसका मतलब कन्वर्ट हमने ऊपर देखा था कि वो वॉलंटरी 2 साल तक कन्वर्ट नहीं कर सकता, बट 2 साल के बाद में वो वॉलंटरी कन्वर्ट कर सकता है। बट मैंडेटरी कन्वर्जन कब होता है? तो हम देखते हैं कि ओपीसी शुड कन्वर्ट इटसेल्फ टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन फॉलोइंग सिचुएशन where paid up capital exceeds rupees 50 lakh, where average turnover for past 3 years exceeds rupees 2 crore. When OPC exceeds any of the limit, then within 30 days the OPC shall give notice to its conversion to ROC. जब जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो कैपिटल मेंबर ने कंपनी के अंदर डाली है वो 50 लाख से ज़्यादा हो गई, या फिर जो एवरेज टर्नओवर है कंपनी का पिछले 3 सालों में, तो वो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में था 1 करोड़, सेकेंड ईयर में हुआ 2 करोड़ एंड थर्ड ईयर में हुआ 4 करोड़, तो टोटल हो गया 7 करोड़। अब एवरेज अगर निकालते हैं तो 2.33 करोड़ आता है। तो इन दिस केस जो ओपीसी है उसको मैंडेटरी कन्वर्ट करना होगा अपने आप को दूसरी कंपनी में। वो प्राइवेट में कर सकता है, वो पब्लिक में कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मेंबर बढ़ा के पब्लिक में भी कर सकता है 7 से ज़्यादा बढ़ा के। फिर सेक्शन 285 स्मॉल कंपनी, एक कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी whose paid up share capital doesn't exist 50 lakh or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 5 crore rupees. फिर turnover as per latest profit and loss account doesn't exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 20 crore rupees. अब ये क्या है कि एक कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, तो हमने देखा ही है कि पब्लिक कंपनी नहीं है तो या तो ओपीसी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल बता रखा है कि 50 लाख से 5 करोड़ रुपीस होना चाहिए। अब ओपीसी की मैक्सिमम लिमिट थी 50 लाख, टर्नओवर की मैक्सिमम लिमिट थी 2 करोड़, तो मतलब ये ओपीसी भी नहीं होगा। तो अदर प्राइवेट कंपनीज के अंदर अगर आपका जो टर्नओवर एंड पेड अप शेयर कैपिटल है इस लिमिट से कम होता है तो आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा मिल जाता है। तो क्या है ये कैटेगरी कि पेड अप जो शेयर कैपिटल है वो ₹50 लाख से 5 करोड़ के बीच में होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ और 20 करोड़ के बीच में होना चाहिए। अगर ये आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा मिलता है। बट आपने एक कंडीशन फुलफिल कर दी, फिर भी कुछ एक्सेप्शंस है कि इन केसेस में आपको प्राइवेट कंपनी का दर्जा नहीं मिलेगा या फिर आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलेगा। वो क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडरी कंपनी हो, अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी जो अदर प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में आती है या पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आती है, अगर आप उसकी होल्डिंग या उसके सब्सिडरी हो तो आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आओगे। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो, मतलब जैसे आपका जो मेन वर्क है वो है कि आप लोगों की हेल्प करते हो, चैरिटी करते हो, आपने एक एनजीओ खोल रखा है, आप लोगों की हेल्प करते हो, आपका मेन पर्पस यही होता है कि आप लोगों की हेल्प करते हो, दूसरे चीज़ों में हेल्प करते हो, एक्सेप्ट। आपका बिजनेस का कोई रूल नहीं है, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है आप डिविडेंड के रूप में मेंबर्स को नहीं देते, आप सारा प्रॉफिट वापस कंपनी के लिए ही लगाते हो। तो इस केस में अगर अंदर आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलता, और अगर आप किसी कंपनी हो और आप स्पेशल एक्ट में बनी हो या स्पेशल एक्ट में आपका काम हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलता। फिर आती है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 268। ये बताता है कि प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच में बाय इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट द फॉलोइंग,
restrict the right to transfer its share, except in case of one person company, limit the number of members to 200, prohibits invitation to public to subscribe of its securities. मतलब प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसने जो अपने शेयर्स के ट्रांसफर के राइट होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट कर रखे। प्रोहिबिटेड बोल नहीं रहा है, ये बोल रहा है रेस्ट्रिक्ट, मतलब जो शेयर्स है वो आप मेंबर को पहले देंगे। अगर जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है आप उनसे पहले पूछेंगे कि आप लेंगे या नहीं लेंगे। अगर वो लेते हैं तो आपको, अगर आप देना ही चाहते हो, आप छोड़ना चाहते हो कंपनी को, तो आपको कंपलसरी उनको देने पड़ेंगे। अगर वो मना करते हो तो आप किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हो। और इसकी मिनिमम लिमिट होती है 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम होती है 200। उसे ये करना ही पड़ेगा अदर देन ओपीसी। अगर ओपीसी है तो उसका मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है। स्मॉल कंपनी के अंदर भी आपको मैक्सिमम आप 200 मेंबर्स रख सकते हैं। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ इट्स सिक्योरिटी। यहाँ पे आ रखा पॉइंट, प्रोहिबिट्स ऊपर था, रेस्ट्रिक्ट। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। एक पब्लिक कंपनी मतलब होता है घर की कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब होता है घर की कंपनी। उसमें घर घर के ही अधिकतर घर, मतलब या तो फैमिली के पर्सन होंगे या दोस्त यार होंगे, ऐसा ही कुछ जो जान पहचान वाले होते हैं वो मिलके ही कंपनी क्रिएट करते हैं प्राइवेट कंपनी। अब इसमें जो बाहर के पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, उनको अपन सिक्योरिटीज इश्यू नहीं कर सकते। अगर वो आते हैं आपके पास कि मुझे चाहिए शेयर्स, और अगर आप सब रेडी है तो आप दे सकते हैं, बट आप ऐसे इश्यू नहीं कर सकते, आईपीओ की तरह इश्यू नहीं कर सकते कि हमारी कंपनी के शेयर से कोई लेना चाहे तो बताइए। फिर अब इससे कुछ कैरेक्टर्स है कि इट शुड हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जो कैपिटल मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रेस्क्राइब्ड है, मिनिमम इसको इतनी कैपिटल रखनी पड़ेगी। फिर इट शुड हैव मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। इसके मिनिमम 2 मेंबर होते हैं एंड मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। फिर इट शुड हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। इसके मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 15 होते हैं, और अगर स्पेशल रिजोल्यूशन से आप उन्हें भी बढ़ा सकते हैं। फिर वेयर 2 or more person holding 1 or more shares in a company jointly, they shall be treated as single member। अगर कोई पर्सन है, लाइक हमने सुना ही है कि हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट होता है नॉर्मली, वैसे ही अगर किसी दो पर्सन ने एक सिंगल सिक्योरिटीज ले रखी है या नंबर्स ऑफ सिक्योरिटी है, जैसे 1000 शेयर्स ले रखे हैं, बट ले रखे हैं जॉइंटली कि हम दोनों के नाम पर जॉइंटली आप ये शेयर दीजिए, तो इस केस के अंदर उन शेयर्स के रिगार्डिंग एक ही मेंबर माना जाएगा, वो भी जिनका नाम पहले लिखा होगा, उसे हम बोलेंगे कि दोनों को एक ही माना गया। और जब हम कैलकुलेट करते हैं मेंबर्स की टोटलिंग या किसी अदर प्रकार की, तो उसके अंदर यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे एक ही होगा, एक ही मेंबर माना जाएगा। और स्मॉल कंपनी होती है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, बट उसे स्मॉल कंपनी का दर्जा इसलिए मिलता है ताकि उसे कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने नॉर्मली देखा ही होगा कि कमाते जो अदर कास्ट, मतलब जो ओबीसी है, एससी एसटी है, ये भी कमाते हैं, हम लोग भी कमाते हैं, बट वो हमसे थोड़ा कम कमाते हैं। जनरली वो हमसे थोड़ा कम कमाते हैं, तो जो गवर्नमेंट है उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे राशन जो होता है वो सस्ते में मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डिस्काउंट मिलता है, या उनके अकाउंट में कुछ पेमेंट मंथ टू मंथ आता रहता है, 1-2 हज़ार, तो उससे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं एज ए। उसी प्रकार से स्मॉल कंपनी का भी कुछ बेनिफिट्स है। स्मॉल कंपनी में ऐसे नहीं होता कि बैंक में ना महीने ना 2-3 हज़ार रुपए, ऐसा नहीं होता। उसमें ऐसा होता है कि आपको जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें कुछ कंसेशन मिल जाता है, या आपको कुछ चीज़ें फॉलो ना करे, या कुछ जैसे इसमें होता है कि आपको टाइम टू टाइम पे आरओसी को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स देने ही होते हैं। तो स्मॉल कंपनी में पॉसिबिलिटी कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हो जाते हैं, वो अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा, अदरवाइज बताता। फिर ओपीसी जो होती है 1 पर्सन कंपनी, ये भी प्राइवेट कंपनी होती है, और ओपीसी जो होती है ये सिर्फ प्राइवेट ही बन सकती है। ये अगर ओपीसी है तो ये प्राइवेट कंपनी के रूप में ही बनेगी, ये कभी भी पब्लिक कंपनी के रूप में नहीं बनेगी। फिर ए पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी and past employee of the company
वन मेंबर इन कंपनी शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर। हमने यहाँ देखा था कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। बट सपोज आपके यहाँ पे काम कर रहे 300-400 जन है, क्योंकि इसमें अंदर टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं है। समझ लीजिए आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है और आपके यहाँ पे काम कर रहे 300 जन है। अब आपने ऐसा बोला कि आप सबको जो एम्प्लॉयज है उन सबको कंपनी की तरफ से 5-5 शेयर्स मिलेंगे, 5-5 शेयर्स मिलेंगे। आपने उनको 1500 शेयर दे दिया, 300 इंटू 5। अब आपका तो ये एम्प्लॉई 300 मेंबर्स हो गए और सपोज उसमें से 50 मेंबर्स 2 साल बाद में जॉब क्विट करके चल जाते हैं, उनको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो चले गए। तो अब इसमें ऐसा कहा गया है कि जो एम्प्लॉई है आपकी कंपनी का, उससे अगर आप कोई शेयर देते हो या फिर जो पास्ट एम्प्लॉई है कंपनी का, जो पहले आपका एम्प्लॉई था बट अब चला गया कंपनी से बट उसके बाद शेयर्स है, तो इन दोनों केसेस के अंदर ये मैक्सिमम लिमिट जो है उसके अंदर काउंट नहीं होंगे, बिकॉज ये एक तरह से पेमेंट करके मेंबर नहीं बना, इनको आपने एक तरह से बोनस दिया है, तो वो एक तरह से ये शेयर्स मेंबर्स नहीं बनते। बट अगर ये किसी और को सारे के सारे शेयर देते हैं तो वो फिर मेंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है पब्लिक कंपनी। कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी गई है कि कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी। अब हमने देखा ही था कि मेन जो डिवीजन होता है कंपनी का वो 3 प्रकार में होता है, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। अब हमने ऊपर देखा कहीं पे कि ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज प्राइवेट कंपनी, मतलब ये भी प्राइवेट कंपनी है बस इसमें एक ही पर्सन होता है इसलिए अलग कर दिया। तो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो ओपीसी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी हो गई। बहुत बढ़िया, हम आगे देखते हैं इसका। फॉलोइंग आर ऑल्सो पब्लिक कंपनी, मतलब ये प्राइवेट कंपनी है, ये अपने एमओ है एओ में लिखेंगे कि हम प्राइवेट कंपनी है, बट ओरिजिनली में जो बाहर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इनको पब्लिक माना जाएगा। जैसे सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ए पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी है बड़ी, ह्यूज बड़ी कंपनी, पब्लिक कंपनी, रिलायंस कंपनी है। उसने मेरी छोटी सी कंपनी जो मैंने कल ही बनाई थी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 2 पार्टनर थे। अब उसको उसकी जो कैपिटल है उसमें 55% उसने होल्ड कर लिया। अब मैं मेरे एओ में लिख रहा हूँ प्राइवेट कंपनी है, मेरे को अभी भी 7 मेंबर की जरूरत नहीं है। मैं और मेरा दोस्त, हम 2 जने ही मिलके एक कंपनी बना रहे, प्राइवेट कंपनी। अब मेरे को अगर देखा जाए तो मैं पब्लिक कंपनी के रूप में आ जाऊंगा क्योंकि मैं सब्सिडरी बन गया एक पब्लिक कंपनी की, बट मुझे मेरे रूल्स जो है प्राइवेट कंपनी के हिसाब से ही फॉलो करने हैं। मेरे को मेरी जो मेंबर्स है उसे 2 से 7 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर से वो 2 से 3 करने की जरूरत नहीं है। फिर होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी। सपोज रिलायंस कंपनी है पब्लिक कंपनी, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके एक प्राइवेट कंपनी क्रिएट करी। हमारे पास बहुत पैसा है, मतलब गिनते गिनते थक जाए, ठीक है। तो हमने एक रिलायंस को टेक ओवर कर लिया, हमने 60% शेयर्स ले लिए उसके। तो अब हमने प्राइवेट कंपनी बनाई, लेकिन हमने पब्लिक को टेक ओवर कर लिया, हम उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई, तो हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। फिर अब पब्लिक कंपनी के कुछ फीचर्स है कि इसके मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होती है वो प्रेस्क्राइब्ड होती है, और यही डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी में भी दी गई थी कि ए शुड हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन कुछ क्या नहीं है, बस ऐसा ही लिखा गया, ए शुड हैव मिनिमम 7 मेंबर एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। जैसे आप रिलायंस कंपनी में देखते हो, उसमें हम क्या लगाओगे मैक्सिमम लिमिट, 1000, 1500, लाख, करोड़, वहां पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर। इसके मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम 15 होते हैं, बट स्पेशल रिजोल्यूशन से आप उन्हें बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए सिर्फ इतना। बाकी इसके और भी डिवीजन है, उसमें और भी तरीके है, वो अगली वीडियो में आएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर वो टोटल आ नहीं पाता। तो थैंक यू वेरी मच, माई सेल्फ सी विशाल जैन। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।